बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एमसीक्यू सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम 10 एमसीक्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर लीजिएगा और कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं जो कि हमारी सीरीज का 61 एमसीक्यूज है। द एब्सेंस ऑफ विच लेयर ऑफ डेंटीन प्रीडिस्पोजेस इट टू इंटरनल रिजॉर्प्शन बाय सेल्स प्रेजेंट इन द पल्प। तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट आपने देख ली है कि वो कौन सी लेयर है कि अगर वो रिमूव हो जाए डैमेज की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से या कोई भी रीज़न हो तो डेंटीन में इंटरनल रिजॉर्प्शन हो सकती है ड्यू टू द cells which can cause resorption from the pulp। तो हमारे पास ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेंटल डेंटीन है, सर्कमपल्पल डेंटीन है, प्री डेंटीन है, सेकेंडरी डेंटीन और टर्शियरी डेंटीन। तो आपका आंसर हाईलाइट किया हुआ है मैंने इस दफ़ा पहले ही। तो प्री डेंटीन इज दैट लेयर और इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो आपकी ये लेयर है प्री डेंटीन, दिस इज प्रेजेंट इमीडिएटली एडजेसेंट टू द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर इन द पल्प एंड इट्स थिकनेस इज 10 to 47 माइक्रोमीटर। और होता क्या है कि ये अनमिनरलाइज्ड लेयर है और अगर ये लेयर किसी भी वजह से लॉस्ट हो जाती है, किसी वजह से डैमेज हो जाती है, रिमूव हो जाती है ओइंग टू द ट्रॉमा और द इन्फेक्शन, तो फिर क्या होता है कि ओडोंटोप्लास्टिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द पल्प और वो इंटरनल रिजॉर्प्शन कॉज कर सकती है। सेकेंड एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि विच प्रोसीजर इज प्रोबेबली नॉट कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इंटेंशनल रिप्लांटेशन। तो इंटेंशनल रिप्लांटेशन क्या है कि हम इंटेंशनली ऐसी कंडीशन में जहाँ पर हमें जो कन्वेंशनल रूट कैनाल है या नॉन सर्जिकल रूट कैनाल है या इवन पेरिएपिकल सर्जरी है वो पॉसिबल नहीं हो रही, तो हमें टूथ को रिमूव करके उसको दोबारा से प्लांट करते हैं ट्रीट करने के बाद। तो वो कहते हैं कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसमें क्या है, स्किलफुल एक्सट्रैक्शन, मिनिमम आउट ऑफ द सॉकेट टाइम, और थर्ड वन है क्यूरेटाइज ऑफ द सॉकेट टू रिमूव द पेरिएपिकल पैथोसिस। Next one is minimal damage to the root while tooth is held during apical root and preparation. And the last one is repair of any perforation or resorptive defect before replantation. तो हम कहते हैं कि इस प्रोसीजर में कौन सी इसमें से ऑप्शन है जो कि हमने नहीं करनी। तो ऑप्शन सी हमारे सामने है कि हमने सॉकेट का क्यूरेटाज नहीं करना। उसकी रीज़न हम देख लेते हैं। रीज़न क्या है कि हमें सॉकेट को एज मिनिमल एज पॉसिबल मैनिपुलेट करना है ताकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसे डैमेज ना हो जो कि बाद में उसके फेलियर का बायस बन सके हमारे पास जो इंटेंशनल रिप्लांटेशन है। तो इसकी इंडिकेशंस आपके सामने कुछ मैंने लिख दी हैं, और भी इंडिकेशंस हैं लेकिन कुछ मेन इंडिकेशंस क्या हैं। व्हेन द रूटीन रूट कैनाल इज इम्पॉसिबल, रूटीन एंडोडोंटिक सर्जरी हम नहीं कर सकते, इम्प्रैक्टिकल है या इम्पॉसिबल है उस कंडीशन में। व्हेन कैनाल इज ऑब्स्ट्रक्टेड, इट कैन बी थ्रू अ ब्रोकन फाइल और ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट और द कैल्सिफाइड कैनाल्स, तो उस सिचुएशन में हमें करना पड़ सकता है। वेयर पेरिएपिकल सर्जरी इज इम्प्रैक्टिकल, वो कंडीशन उसमें से क्या हो सकती है कि हमारा लोअर जो मोलर है वो मैंडिबुलर कैनाल के बिल्कुल साथ ही है और उसमें हमें मैंडिबुलर कैनाल के डैमेज होने का या नर्व के डैमेज होने का खतरा है, तो उस कंडीशन में भी हमें इंटेंशनल रिप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। एंड लास्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ परफोरेटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन, इस कंडीशन में भी हमें इंटेंशनल रिप्लांटेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। नंबर थर्ड एमसीक्यूज क्या है। A mother of 4-year-old boy calls your office reporting that her child has suffered a trauma और उसका जो दांत है, फ्रंट टूथ जो है वो बज आउट हो गया, उसमें टूथ एवल्जन हो चुकी है। अब इसमें आपने क्या एडवाइस देना है फ़ोन कॉल पर। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें एवल्जन को हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने एक परमानेंट टूथ की बात की थी कि उसमें क्या मैनेजमेंट करनी है। यहाँ पर जो सिनेरियो है इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपने देखना है कि इसमें ईयर ऑफ बच्चे की एज कितनी है, कितने ईयर ओल्ड वो बच्चा है। तो ये 4 years ओल्ड है तो इसका मतलब है कि जो फ्रंट टूथ है वो एक प्राइमरी टूथ होगा। तो मिड टूथ जो है वो वज आउट हो गया। अब हमने क्या एडवाइस करना है उसमें। तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो है लीव द टूथ एंड कम टू द ऑफिस इमीडिएटली। उसमें क्यों इस तरह किया गया, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी टूथ जो है उसको दोबारा से रीप्लांट नहीं किया जाता मोस्टली। इसकी रीज़न हम आगे देख लेते हैं अभी। नॉर्मली अगर परमानेंट टूथ है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको गाइड करेंगे उन्हें कि वो किसी तरीके से उसको दोबारा से सॉकेट में प्लेस कर दें या फिर वो उसको किसी अच्छे स्टोरेज मीडिया में रख के एज सुन एज पॉसिबल
बेहतर ये है कि 1 घंटे से पहले पहले वो आ जाएँ और उसको फिर हम खुद रीप्लांट करेंगे। तो इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ है कि replantation of a primary tooth is not recommended because the potential danger to developing tooth bud of the permanent successor can cause Turner tooth और Turner hypoplasia। उसके अलावा भी सीक्वल हो सकते हैं। आपके परमानेंट टूथ बड को डैमेज कर सकता है, उसमें डिलेड इरप्शन भी हो सकती है, एक्टोपिक इरप्शन भी हो सकता है इरप्शन इरप्शन हो ही ना, बड इतनी डैमेज हो जाए। और अगर नहीं भी होती तो उस कंडीशन में टर्नर हाइपोप्लेजिया या टर्नर टूथ भी हो सकता है। तो बेहतर है कि प्राइमरी टूथ को आपने दोबारा से रीप्लांट नहीं करना, और अगर ज़रूरत है तो फिर वहाँ पर स्पेस मेंटेनेंस का अरेंज कर लेना। नंबर 4 एमसीक्यूज हमारे सामने है। Which of the following is generally believed to be the most common cause of internal resorption of a tooth? तो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है? इट इज इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एन इन्फेक्टेड कोरोनल पल्प। तो एक्टिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी कॉज कर सकती है, पेरियोडाइटिस विद डीप इंफ्राबनी पॉकेट्स भी कॉज कर सकता है, डेंटो एल्वियोलर एब्सेस भी कॉज कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कंडीशन कौन सी है? वो है इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एन इन्फेक्टेड कोरोनल पल्प। ठीक है। और इसमें क्या एक्सप्लेन किया है उसने कि इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एन इन्फेक्टेड कोरोनल पल्प इज फ्रीक्वेंटली प्रेसिपिटेटेड बाय द ट्रॉमेटिक इंजरी टू द पल्प। और इसमें अनडिफरेंशिएटेड जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं पल्प में, दे आर एक्टिवेटेड एंड दे कैन प्रोड्यूस डेंटिनोक्लास्ट्स which then cause the resorption of the tooth structure in contact with the pulp। नंबर 5th एमसीक्यू हमारे सामने है, जो कि एमसीक्यू नंबर 65 है। During a routine radiographic evaluation, you notice bone loss extending from cemento-enamel junction to the apex of a tooth। और टूथ नंबर उसने मेंशन किया है 21 है। probing depths are above the normal limits, मतलब कि बोन लॉस भी उसमें है। और कुछ एरिया ऐसा है एट वन पॉइंट एट इवन ग्रेटर डेप्थ जहाँ पे ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन है या बोन लॉस है, और वहाँ पर पेरिडोंटल डिफेक्ट है आपके पास। तो वाइटलिटी टेस्टिंग इज नेगेटिव, वो नॉन वाइटल टूथ भी है। द पेशेंट में रिक्वायर, अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि नंबर 1 है एक्सटेंसिव पेरिडोंटल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द वाइटलिटी रीअसेसमेंट। नेक्स्ट वन इज एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट ओनली। नंबर सी इज एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट फॉलोड बाय द पेरिडोंटिक ट्रीटमेंट। और ये ऑप्शन करेक्ट है कि पहले आपने एंडो की तरफ जाना है, उसके बाद आपने पेरियो ट्रीटमेंट करनी है। डी और ई दोनों रॉन्ग है, रूट एंड सर्जरी या पेरियो फॉलोड बाय एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। नॉर्मली ये कंबाइंड है जब हमारे पास आता है, तो उसमें मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो होती है वो एंडोडोंटिक होती है। तो पहले हम रूट कैनाल या एंडो ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम पेरियो की तरफ जाते हैं। नंबर 6 एमसीक्यूज है, जो कि सीरीज का 66 एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टीएमजे पेन? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पेन जो है उसकी डिफरेंट कॉजेज होती हैं, और 3 कॉजेज मोस्ट कॉमन हैं, लेकिन उन सब में जो कॉमन है वो हमारे पास है मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, और ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अदर कॉजेज में इंटरनल डिरेंजमेंट हो सकती है और डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है। पेरिएपिकल पैथोसिस सबसे रॉन्ग है ऑप्शन। नॉर्मली जो आपके पास मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन है, इट प्राइमरीली इन्वॉल्व्स द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन एंड इज बिलीव टू बी अ स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। जिस स्ट्रेस कंडीशन में होता है ज़्यादा, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसमें टीथ क्लेंचिंग है, जिसमें बुक्सिज्म है, उसमें भी ये इंक्रीज करता है। और इसमें मैंडिबुलर मसल टेंशन इन्वॉल्व है, इन कॉम्बिनेशन विद द टीथ क्लेंचिंग रिजल्ट्स इन मस्कुलर स्पैज्म। तो आपने इसको रिड्यूस करना है, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच सर्जिकल अप्रोच इज द बेस्ट टू एक्सपोज टीएमजे? ये बेसिकली 7th नंबर एमसीक्यूज है। 67th इसमें लिखना था, लेकिन 66 आई थिंक लिखा गया है। बहरहाल ये आप देख लें 7th एमसीक्यूज में क्या है। विच सर्जिकल अप्रोच इज द बेस्ट टू एक्सपोज टीएमजे? सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, प्री ऑरिकुलर, और ऑल आर द सेम। तो बेसिकली प्री ऑरिकुलर अप्रोच जो है वो इसमें बेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है, जो कि बेसिकली 8th एमसीक्यूज है। Which cranial nerve provides motor innervation that allows for the movement of the mandible? और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ट्राइजेमिनल नर्व। ये मोटर इनर्वेशन प्रोवाइड करती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल। 69th एमसीक्यूज, बेसिकली ये 9th एमसीक्यूज है। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक विल प्रोवाइड एनेस्थीसिया फॉर। डिफरेंट ऑप्शन हमारे सामने हैं। जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोलर्स, बट नॉट द म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ द पैलेट। तो हमारे पास जो पीएसए नर्व ब्लॉक है, जब आप उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं तो हमारे पास पेरियोस्टियम जो पैलेट की है वो एनेस्थीसाइज नहीं होगी। उसको एनेस्थीटाइज करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोलर्स हो सकते हैं।
तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ जाती है। उसमें हमें अ ग्रेटर पैलेटाइन इंजेक्शन शुड बी गिवन टू एनेस्थेटाइज द म्यूकोपेरियोस्टियम ऑफ द पैलेट, ये आपको साथ में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। तो 70 नंबर एमसीक्यूज या 10th एमसीक्यूज है जो वीडियो का, उसमें है जी फ्लेबाइटिस of a vein after administration of IV Valium is usually attributed to the presence of, basically phlebitis का inflammation है, irritation है वेन की। तो जो हमारे पास हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं विलियम, तो उसमें क्या चीज़ है जो ये कॉज कर सकती है, दैट इज़ बेसिकली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इन द मिक्सचर, नॉट हाइड्रोक्विनोन और वाटर और एल्कोहल। तो ऑप्शन ए बी और डी रॉन्ग है, ऑप्शन सी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ये करेक्ट है। And the last MCQs, basically the 11th MCQs of the video, while extracting a mandibular third molar, you notice that the distal root tip is missing. आप mandibular third molar extract कर रहे हैं और आपकी distal root tip जो है molar की वो missing आपको feel होती है, तो where is it most likely to be found? तो किस एरिया में वो डिस्प्लेस हो सकती है? तो दैट इज द सब मैंडिबुलर स्पेस, नॉट द इंफ्राटेम्पोरल फोसा और द मैंडिबुलर कैनाल और द टेरिकोपेलेटाइन फोसा। तो आज की वीडियो इतनी ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद कोशिश करूंगा कि और एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव भी हैं। कोई चीज़ आपके जहन में आती है तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।